So in this session we will discuss request dispatcher. What is a request dispatcher? रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है? रिक्वेस्ट डिस्पैचर, जैसे मान लीजिए हम जब कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ये वेब एप्लीकेशन है, इस वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे वेब कंपोनेंट होंगे, वेब रिसोर्सेस होंगे। मान लीजिए सर्वलेट 1 है, ये सर्वलेट 2 है, ये सर्वलेट 3 है, सर्वलेट 4 है। ये मान लीजिए हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की किस सर्वलेट के लिए? सर्वलेट 1 के लिए। तो रिक्वेस्ट किस सर्वलेट के लिए? मान लीजिए सर्वलेट 1 है हमारा, सर्वलेट 1, और ये हमारे सर्वलेट 2, ऐसे बहुत सारे सर्वलेट हैं हमारे इसमें। अब रिक्वेस्ट जो क्लाइंट से आ रही है वो सर्वलेट 1 के लिए आ रही है। सर्वलेट 1 पे जैसे रिक्वेस्ट आई, अब सर्वलेट 1 से हम अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना चाहते हैं सर्वलेट 2 पे। सर्वलेट 1 से रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड करना चाहते हैं? सर्वलेट 2 पे। देखिए, एक्चुअल रिक्वेस्ट जो क्लाइंट से आई थी वो सर्वलेट 1 के लिए, लेकिन सर्वलेट 1 से रिक्वेस्ट हमने विद इन सर्वर, देखिए जो सर्वलेट 2 में रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रही है वो विदना सर्वर सर्वलेट 1 टू सर्वलेट 2, मतलब क्लाइंट से डायरेक्टली सर्वलेट 2 के लिए रिक्वेस्ट नहीं आई थी। क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आई है वो सर्वलेट 1 के लिए आई है। सर्वलेट 1 ने इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद इंटरनली सर्वलेट 1 से रिक्वेस्ट किसको डिस्पैच हो गई? सर्वलेट 2 से। और फिर हमने सर्वलेट 2 ऐसा रिस्पॉन्स सेंड किया क्लाइंट्स को। तो रिक्वेस्ट हमने सर्वलेट 1 के लिए भेजी थी, लेकिन रिस्पॉन्स किस सर्वलेट से आ रहा है? सर्वलेट 2 से आ रहा है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वेब एप्लीकेशन के अंदर कई सारे सर्वलेट है, तो एक सर्वलेट दूसरे सर्वलेट से कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, कैसे वेब कंपोनेंट एक कंपोनेंट से वेब कंपोनेंट से दूसरे वेब कंपोनेंट में हम अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या करता है? रिक्वेस्ट डिस्पैचर की हेल्प से हम लोग रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर सकते हैं फ्रॉम वन वेब कंपोनेंट टू अनदर वेब कंपोनेंट। अब वेब कंपोनेंट क्यों हो सकता है? आपका कोई सर्वलेट पेज हो सकता है या एचटीएमएल पेज हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, यानी पेज जो वेब एप्लीकेशन में हमने डेवलप किया है वेब एप्लीकेशन में। तो एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट में विदना वेब एप्लीकेशन, विदना वेब एप्लीकेशन अगर हमें एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट रिक्वेस्ट को डिस्पैच करना है तो हम लोग यूज करते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर में हम लोग दो मैकेनिज्म यूज करते हैं, एक फॉरवर्ड मैकेनिज्म और एक इंक्लूड मैकेनिज्म। फॉरवर्ड मैकेनिज्म और इंक्लूड मैकेनिज्म क्या होते हैं जरा समझते हैं। चलिए हम इस डायग्राम को पहले देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है ये, और यहाँ पे दो सर्वलेट, सर्वलेट 1 और सर्वलेट 2। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी किस सर्वलेट के लिए? सर्वलेट 1 के लिए। अब सर्वलेट 1 में जो भी कोड लिखा था वो हमने प्रोसेस किया। यहाँ तक प्रोसेस होने के बाद, इस लाइन के बाद हमने क्या किया? रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज किया। रिक्वेस्ट डिस्पैचर में हमने देखिए कौन सी मैकेनिज्म यूज की? इंक्लूड मैकेनिज्म यूज की। रिक्वेस्ट डिस्पैचर से हम अपनी रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर रहे हैं सर्वलेट 1 से सर्वलेट 2 को, जैसे इन, लेकिन किस मैकेनिज्म को? इंक्लूड मैकेनिज्म को। इंक्लूड मैकेनिज्म क्या करती है? देखिए, सर्वलेट 1 जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इस लाइन से कंट्रोल जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, सर्वलेट रिक्वेस्ट जो होगी आपकी वो ट्रांसफर हो जाएगी सर्वलेट 2 पे, और सर्वलेट 2 में जितना भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और सर्वलेट 2 का जो रिस्पॉन्स होगा, सर्वलेट 2 से जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, तो रिस्पॉन्स ऑफ सर्वलेट 2 वो फाइनली इंक्लूड हो जाएगा किसके रिस्पॉन्स पे? सर्वलेट 1 के रिस्पॉन्स पे। देखिए, सर्वलेट 1 का यहाँ तक जितना भी रिस्पॉन्स आया, यहाँ से रिक्वेस्ट सर्वलेट 2 में जाएगी और सर्वलेट 2 का रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। सर्वलेट 2 का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो सर्वलेट 1 में इंक्लूड हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उससे करस्पॉन्डिंग वन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, वन रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाता है। इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग देखिए, एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जनरेट हो गया। इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में 1 नंबर, मतलब ये सर्वलेट 1 का रिस्पॉन्स है, इंक्लूड हो गया, और इसी में इसी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में सर्वलेट 2 का रिस्पॉन्स भी इंक्लूड हो गया 3rd नंबर पे। और इंक्लूड होने के बाद अभी देखिए इसके बाद का लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, बचा हुआ था सर्वलेट 1 का। अब रिमेनिंग लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, इससे जितना रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो किस में इंक्लूड हो जाएगा? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। और फाइनली ये रिस्पॉन्स किसको सेंड हो जाएगा? क्लाइंट को।
तो एक्चुअल रिस्पॉन्स किस सर्वलेट गया? सर्वलेट 1 से ही गया। रिक्वेस्ट किस सर्वलेट के लिए आई थी? सर्वलेट 1 के लिए आई थी। लेकिन सर्वलेट 1 फाइनली रिस्पॉन्स क्लाइंट को देगा। इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में सर्वलेट 1 और सर्वलेट 2 दोनों का रिस्पॉन्स होगा, दोनों का रिस्पॉन्स इंक्लूड करके सेंड करेगा। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं इंक्लूड मैकेनिज्म। दूसरी मैकेनिज्म होती है फॉरवर्ड मैकेनिज्म। फॉरवर्ड मैकेनिज्म क्या होती है? देखिए, यहां से हमने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वलेट 1 के लिए, सर्वलेट 1 का कोड एग्जीक्यूट हुआ, यहां से रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, और जैसे रिक्वेस्ट डिस्पैचर मिला, यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। मतलब सर्वलेट 1 से रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड कर दी? सर्वलेट 2 को। जैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई, देखिए अभी तक जितना भी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था सर्वलेट 1 से, वो सर्वलेट 1 में हमने इंक्लूड कर दिया था। लेकिन जैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई, किस सर्वलेट के लिए? सर्वलेट 2 के लिए। अब सर्वलेट 2 एग्जीक्यूट होगा, सर्वलेट 2 से जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होगा, वो रिस्पॉन्स किस में ऐड हो जाएगा? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। और फाइनली यहां से रिस्पॉन्स किसको चला जाएगा? क्लाइंट को चला जाएगा। देखिए सर्वलेट, अब यहाँ पे रिस्पॉन्स कौन सा सर्वलेट सेंड कर रहा है? सर्वलेट 2। रिक्वेस्ट किस सर्वलेट के लिए आई थी? सर्वलेट 1 के लिए। लेकिन रिक्वेस्ट सर्वलेट 1 से आई थी, और सर्वलेट 1 से जो रिक्वेस्ट हमने सेंड की है, वो रिक्वेस्ट कहाँ पे आ गई है? सर्वलेट 1 से सर्वलेट 2 की ओर ट्रांसफर हो गए, और सर्वलेट 2 से जितना भी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा किसको? क्लाइंट को। मतलब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वलेट 1 से, लेकिन रिस्पॉन्स किससे मिलेगा? सर्वलेट 2 से। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड मैकेनिज्म। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं, और फिर से इस डायग्राम में वापस आते हैं। पहली बात तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर समझते हैं। व्हाट इज अ रिक्वेस्ट डिस्पैचर? रिक्वेस्ट डिस्पैचर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट डिस्पैचर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन सर्वलेट टू अनदर सर्वलेट। रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वेस्ट को क्या करनी है? डिस्पैच करनी है एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? रिक्वेस्ट डिस्पैचर। What is the use of request dispatcher? Request dispatcher is used to dispatching the request from one servlet to another servlet. एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट में अगर हमें रिक्वेस्ट डिस्पैच करनी है, तो हम लोग रिक्वेस्ट डिस्पैचर। चलिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर सर का आपकी स्क्रीन फ्रीज है। सर आपकी ना सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट ही दिख रहा है हमें, और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, मतलब डॉक्यूमेंट आप, अभी हमने डॉक्यूमेंट ही अभी। ओ अच्छा ठीक है सर। चलिए देखते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर कैसे हम लोग रिक्वेस्ट डिस्पैचर को ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे। अब जरा ये समझते हैं हाउ वी कैन गेट द रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग नोटपैड फाइल ओपन करते हैं। चलिए देखिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर कैसे गेट कर सकते हैं? हाउ वी कैन गेट द रिक्वेस्ट डिस्पैचर टू गेट। अगर रिक्वेस्ट डिस्पैचर आपको गेट करना है, तो या तो हम सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से गेट कर सकते हैं, या तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से गेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको सर्वलेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर गेट करना है, तो सबसे पहले आपको अगर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट में, रिक्वेस्ट डिस्पैच करनी है, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर की हेल्प से करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट गेट करना होगा। कैसे गेट करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट? रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट हम लोग गेट करेंगे बाय यूजिंग सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, या बाय यूजिंग सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग गेट कर सकते हैं, या तो सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से, या सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर आपको गेट करना हो, पहला तरीका हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? सर्वलेट रिक्वेस्ट जो इंटरफेस है, वो डिफाइन करता है फॉलोइंग मेथड गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड अवेलेबल है किसमें? सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस में। गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या कहता है? उस टारगेट रिसोर्स का नाम दो जहां पे रिक्वेस्ट डिस्पैच करनी है।
ये इनपुट ऐसा स्ट्रिंग लेगा टारगेट रिसोर्स का नेम, जहां पे रिक्वेस्ट डिस्पैच करनी है, और आपको रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड क्या करेगा, रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड रिटर्न द रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाई द टारगेट रिसोर्स पाथ। जैसे देखिए रिक्वेस्ट डॉट हमने कॉल किया गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, अब हमें रिक्वेस्ट कहाँ पे डिस्पैच करनी है, हमने पास किया क्या, देखिए यूआरएल, यूआरएल पैटर्न कि इस सर्वलेट के लिए हमें जो रिक्वेस्ट डिस्पैच करनी है, किसके लिए, /test2, जिसका यूआरएल पैटर्न /2 है। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब देखिए या तो आप एब्सोल्यूट पाथ पास कर सकते हो, या तो रिलेटिव पाथ, या तो सीधे आप /test2 लिख दीजिए। अगर जिस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट डिस्पैच कर रहे हैं वो रिसोर्स अगर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कौन सी एरर गेट करेंगे, कौन सा स्टेटस कोड मिलेगा, 404। 404 मीन्स रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। तो आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर कैसे गेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आप गेट कर सकते हो बाय यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर देखिए दो मेथड डिफाइन करता है, एक तो फॉरवर्ड और दूसरा इंक्लूड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट गेट करेंगे। जैसे रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट गेट हो जाएगा, अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर दो मैकेनिज्म कंटेन करता है, वन इज अ फॉरवर्ड मैकेनिज्म एंड अदर इज अ इंक्लूड मैकेनिज्म। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस डिफाइन फॉलोइंग मेथड, वन इज अ फॉरवर्ड मेथड एंड अदर इज इंक्लूड मेथड। देखिए फॉरवर्ड मेथड क्या लेता है, फॉरवर्ड और इंक्लूड दोनों मेथड इनपुट में क्या लेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है जैसे आपने, ये क्लाइंट है मान लीजिए, ये आपका सर्वर है, इस सर्वर के अंदर यहाँ पे दो सर्वलेट है, सर्वलेट 1 सर्वलेट 2। आपने रिक्वेस्ट सेंड की, जैसे रिक्वेस्ट सेंड की सर्वलेट 1 के लिए, यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। सेम रिक्वेस्ट, ये सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट किसको हमने भेजे हैं, सर्वलेट 1 के लिए। अब सर्वलेट 1 क्या करेगा, सर्वलेट 1 से हमें रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है सर्वलेट 2 में। जब फॉरवर्ड करेंगे तो सेम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हम लोग किसको पास कर देंगे, सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हम लोग किसको पास कर देंगे, हम लोग पास कर देंगे सर्वलेट 2 को। देखिए रिक्वेस्ट और ये नए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, जो जो रिक्वेस्ट सर्वलेट 1 के लिए आई थी, वही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे किसको, सर्वलेट 2 को। तो फॉरवर्ड या इंक्लूड मेथड क्या करते हैं, देखिए इनपुट पैरामीटर क्या लेते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सेम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट वो पास कर देंगे किसको, सर्वलेट 2 को। तो देखिए यहाँ पे दो मैकेनिज्म हम लोग यूज कर रहे हैं, एक तो फॉरवर्ड मैकेनिज्म और इंक्लूड मैकेनिज्म। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड और इंक्लूड। पहली मैकेनिज्म कौन सी है, फॉरवर्ड मैकेनिज्म। फॉरवर्ड मैकेनिज्म में क्या होता है, फॉरवर्ड मैकेनिज्म में जैसे आपके पास कोई क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की, देखिए यहाँ पे हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की, ये रिक्वेस्ट मान लो गई किसके लिए, सर्वलेट 1 के लिए। मान लीजिए सर्वलेट 1 है, सर्वलेट 1 के लिए रिक्वेस्ट गई, तो सर्वलेट 1 के लिए रिक्वेस्ट गई। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट आपकी गई है किस आप सर्वलेट के लिए, तो हमने यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट गई है वो सर्वलेट 1 के लिए। अब सर्वलेट 1 से रिक्वेस्ट हमें कहाँ फॉरवर्ड करनी है, सर्वलेट 2 से। फॉरवर्ड मैकेनिज्म क्या करेगा, सर्वलेट 1 क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा रिक्वेस्ट किसको, सर्वलेट 2 को, सर्वलेट 2 को, सर्वलेट 2 को फॉरवर्ड कर देगा, फॉरवर्ड। अब सर्वलेट 1 से रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड हो गई, सर्वलेट 2 से। अब जो रिस्पांस क्लाइंट को आएगा, जो क्लाइंट को रिस्पांस मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, सर्वलेट 2 से मिलेगा। मतलब फाइनली जो रिस्पांस मिलेगा वो सर्वलेट 2 से मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये रिस्पांस जो आ रहा है वो फाइनली सर्वलेट 2 से है। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड मैकेनिज्म। तो फॉरवर्ड मैकेनिज्म में क्या होता है, इफ द सर्वलेट 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी प्रोसेसिंग, मतलब सर्वलेट 1 को जो भी प्रोसेसिंग करनी है, मान लो रिक्वेस्ट सर्वलेट 1 के लिए गई, अब सर्वलेट 1 को जो भी प्राइमरी प्रोसेसिंग करनी वो करेगा, और फिर सेकेंड सर्वलेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्स
अब हमें क्या करना है, लेकिन रिस्पॉन्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेकेंड सर्वलेट। तो देखिए, if the servlet 1 is responsible for primary processing and second servlet is responsible to provide requirement response, then we should go for forward mechanism. फॉरवर्ड मैकेनिज्म हमें कब यूज करनी चाहिए, जब मान लीजिए कोई सर्वलेट 1 है, सर्वलेट 1 तो प्रोसेसिंग के लिए जरूरत है, और लेकिन रिस्पॉन्स अल्टीमेटली हमें सर्वलेट 2 से चाहिए, सेकेंड सर्वलेट से चाहिए, तो फिर हम लोग वहां पे फॉरवर्ड मैकेनिज्म यूज करेंगे। अब देखिए, जब फॉरवर्ड मैकेनिज्म यूज करते हैं तो सेम रिक्वेस्ट रिस्पांस ऑब्जेक्ट किसको फॉरवर्ड कर देते हैं, सर्वलेट 2 को। So just before forwarding, response object will be cleared automatically by the web container. Hence, if any response added by the first servlet won't be delivered to the end user. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम लोग फॉरवर्ड मैकेनिज्म यूज करते हैं, तो फॉरवर्ड मैकेनिज्म मतलब सर्वलेट 1 से रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, सर्वलेट 2 से। तो सर्वलेट 1 से जितना भी रिस्पांस जनरेट हुआ है, just before forwarding, response object will be cleared automatically by the web container. इसका मतलब any response added by the first servlet won't be delivered to the end user. Only second servlet response will be displayed. ये देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड मैकेनिज्म हमने यूज किए थे, जैसे अगर हम फॉरवर्ड मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, अब फॉरवर्ड मैकेनिज्म में सर्वलेट क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किसको भेजी, सर्वलेट 1 को। सर्वलेट 1 से जितना भी रिस्पांस जनरेट हुआ है, वो रिस्पांस ऑब्जेक्ट में ऐड तो हो गया, लेकिन जैसे रिक्वेस्ट आपने सर्वलेट 1 से सर्वलेट 2 में फॉरवर्ड की, वैसे वेब कंटेनर क्या करेगा, जितना भी रिस्पांस सर्वलेट 1 से जनरेट हुआ तो उसको क्लियर कर देगा, और सर्वलेट 2 से जो फाइनली रिस्पांस जनरेट होगा, वह ऐसा रिस्पांस वो क्लाइंट को सेंड करेगा। मतलब फॉरवर्ड मैकेनिज्म के केस में केवल सर्वलेट 2 का रिस्पांस ही एंड यूजर को फॉरवर्ड होगा, सर्वलेट 1 का रिस्पांस नहीं फॉरवर्ड होगा। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड मैकेनिज्म, जस्ट बिफोर फॉरवर्डिंग रिस्पांस ऑब्जेक्ट will cleared automatically by the web container. Hence, if any response added by the first servlet won't be delivered to the end user, only second servlet will be only second servlet response will be displayed. So in the forward mechanism, second servlet पे पूरा कंट्रोल होता है, मतलब जो रिस्पॉन्स आएगा वो फाइनली किस सर्वलेट से आएगा, सेकेंड सर्वलेट से। So in the response mechanism, second servlet has complete control on a response object. मतलब it means it can change response header like content type. मतलब रिस्पॉन्स जो आएगा वो फाइनली किस ऑब्जेक्ट से आएगा, सेकेंड सर्वलेट से। तो सेकेंड सर्वलेट मतलब फॉरवर्ड मैकेनिज्म के केस में जो फाइनली कंट्रोल होगा रिस्पॉन्स का, वो सर्वलेट 1 पे नहीं होगा, सर्वलेट 2 पे होगा। सर्वलेट 2 हैज कंप्लीट कंट्रोल on a response object in case of forward mechanism. In forward mechanism, the same request object will be forward to the second servlet. देखिए सेम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट किसको फॉरवर्ड होगा, सेकेंड सर्वलेट को। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द कंपोनेंट इज ऑलवेज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट स्कोप एट्रीब्यूट। इसका मतलब देखिए, क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट सेंड की है, ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट किसको हमने भेजा है, सर्वलेट 1 पे किया है, सेम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हम किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, सर्वलेट 2 को। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कंटेन है, वो इंफॉर्मेशन सर्वलेट 1 पे भी आप रीड कर सकते हो और सर्वलेट 2 में वही इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो, क्योंकि सेम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं सर्वलेट 1 से सर्वलेट 2 की ओर। चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे कैसे। चलिए अब हम लोग फॉरवर्ड मैकेनिज्म में क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग फॉरवर्ड मैकेनिज्म को यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक एक चीज समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्वलेट क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं और नया एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं और फिर फॉरवर्ड मैकेनिज्म को समझते हैं। तो हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे देखिए एक सर्वलेट पहले क्रिएट करते हैं और बहुत ध्यान से समझते हैं। हमने सर्वलेट फाइल क्रिएट की और सर्वलेट का नाम दे दिया फॉरवर्ड सर्वलेट 1, फॉरवर्ड 1 सर्वलेट। नेक्स्ट किया,
नेक्स्ट एंड फिनिश कर दिया। तो ये देखिए हमारा फॉरवर्ड वन सबलेट हमने बना लिया। अब फॉरवर्ड वन सबलेट बन गया हमारा। इस फॉरवर्ड वन सबलेट में हमने डू गेट मेथड में रिक्वेस्ट, देखिए 1 मिनट हैंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए अब फॉरवर्ड वन सबलेट में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रिस्पॉन्स राइट रिस्पॉन्स की हेल्प, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से प्रिंट राइटर गेट किया। प्रिंट राइटर और राइटर इक्वल टू रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट लिख दिया। राइटर राइटर डॉट प्रिंट एलन, हमने कहा सर्वलेट वन फॉरवर्ड सर्वलेट वन, ये फॉरवर्ड सर्वलेट वन। अब हमने क्या किया, इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब देखिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर पर गेट करते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट किसकी हेल्प से गेट कर सकते हैं, सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या गेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट। चलिए पहले सर्वलेट को हम लोग वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। किस सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करना, सर्वलेट वन को। तो हमने देखिए यहाँ पे कॉपी किया पूरा का पूरा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलिए नेम बस चेंज करते हैं। नेम हमें क्या चेंज करना है, सर्वलेट वन सर्वलेट टू। ओके, चलिए वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में हम इसको चेंज कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं जो भी देना है। ओके, यहाँ पे सर्वलेट का नाम क्या है हमारे, सर्वलेट हमने नाम क्रिएट किया फॉरवर्ड सर्वलेट वन। कॉपी कर लेते हैं नेम, फॉरवर्ड वन सर्वलेट, इंडेक्स डॉट वेब डॉट एक्सएमएल में जाएंगे और यहाँ पे फॉरवर्ड सर्वलेट वन फॉरवर्ड सर्वलेट वन फॉरवर्ड सर्वलेट वन और यूआरएल पैटर्न दे दिया फॉरवर्ड वन फॉरवर्ड वन फॉरवर्ड वन दे दिया स्लैश फॉरवर्ड वन। अब एक और सर्वलेट क्रिएट कर लेते हैं। हमें जो रिक्वेस्ट डिस्पैच करनी है किस सर्वलेट के लिए, तो हमने एक सर्वलेट और क्रिएट किया फॉरवर्ड टू सर्वलेट। चलिए एक और सर्वलेट क्रिएट कर लेते हैं फॉरवर्ड टू सर्वलेट। ये फॉरवर्ड वन सर्वलेट हो गया और एक और सर्वलेट क्रिएट करते हैं फॉरवर्ड टू। सो न्यू सर्वलेट और सर्वलेट का नाम दे दिया फॉरवर्ड टू सर्वलेट फॉरवर्ड टू सर्वलेट। नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया। चलिए फॉरवर्ड टू सर्वलेट को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में आए और यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से सर्वलेट टैग यूज किया सर्वलेट और यहाँ पे हम लोग सर्वलेट नेम सर्वलेट का नेम फॉरवर्ड टू सर्वलेट दे दिया। सर्वलेट क्लास फॉरवर्ड टू सर्वलेट यूआरएल पैट, फिर सर्वलेट मैपिंग के बाद सर्वलेट नेम फॉरवर्ड टू सर्वलेट और फिर यूआरएल पैटर्न स्लैश और हमने इसका नाम दे दिया फॉरवर्ड टू। अब आते हैं फॉरवर्ड वन सर्वलेट में। अब फॉरवर्ड वन सर्वलेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अब गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, अब हम लोग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पे कौन सा मेथड कॉल किया, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और इसमें टारगेट रिसोर्स का यूआरएल पैटर्न दे दिया। किसको रिक्वेस्ट डिस्पैच करनी, फॉरवर्ड टू को। तो ये आपको क्या करेगा, आपको ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। तो एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर हमें ऑब्जेक्ट मिल गया आरडी इक्वल टू।
अब हमें क्या करना है, आरडी डॉट, यहाँ पे हमने कौन सा मेथड कॉल किया, फॉरवर्ड मेथड। और फॉरवर्ड मेथड में हमने क्या पास, सेम रिक्वेस्ट और रिस्पांस ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो रिक्वेस्ट डिस्पैच कर रहे हैं किस सर्वलेट से, सर्वलेट 1 से सर्वलेट 2 की ओर से। अब ध्यान से देखते हैं, सर्वलेट 1 पे रिक्वेस्ट गई और सर्वलेट 2 पे। जैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होने के बाद देखिए हम कोड लिख रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होने के बाद कोड यहाँ पे लिखा, राइटर डॉट प्रिंट हाई लिख दिया सपोज। और यहाँ पे हमने कोड ये भी लिखा, राइटर डॉट प्रिंट 10 डिवाइड बाई 0। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन आएगी, तो देखते हैं। लेकिन यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की किसने, सर्वलेट 2 पे। आप सर्वलेट 2 पे आएंगे और सर्वलेट 2 पे हम गए, जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई सर्वलेट 2 में, तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या गेट किया, प्रिंट राइटर पहले गेट किया, प्रिंट राइटर राइटर इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब राइटर डॉट प्रिंट, यहाँ पे मेथड लग दिया, दिस इज द सेकेंड सर्वलेट, दिस इज द सेकेंड सर्वलेट, दिस इज द सेकेंड सर्वलेट। अब देखिए कितने सर्वलेट है, 2 सर्वलेट, सर्वलेट 1 और सर्वलेट 2। चलिए पहले हम लोग रिक्वेस्ट किसको सबमिट करेंगे, सर्वलेट 1 के लिए। चलिए देखते हैं, रन करते हैं और फिर चेक करते हैं आउटपुट। यहाँ पे हमने रन एस किया, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट और फिनिश। सर्वर रिस्टार्ट किया, चलिए हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी किसके लिए, फॉरवर्ड 1। देखिए फॉरवर्ड 1 के लिए रिक्वेस्ट जैसे सेंड की, यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन आ रही है, डिवाइड बाय 0, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। ओके, लिख, चलिए फॉरवर्ड 1 सर्वलेट में हमें ये लाइन अभी कमेंट कर देते हैं, फिर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और जरा समझते हैं कैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो गए। रन ऑन सर्वर, फिनिश, रिक्वेस्ट किसको दे रही, फॉरवर्ड 1। देखिए फॉरवर्ड 1 को रिक्वेस्ट सेंड की है, लेकिन रिस्पांस किस सर्वलेट से आया है, सेकेंड सर्वलेट से। देखिए फर्स्ट सर्वलेट से जो भी रिस्पांस जनरेट हुआ था, देखिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होने के बाद हमने ये स्टेट में लिखा हाय, लेकिन ये नहीं आया रिस्पांस। इससे पहले भी जो भी रिस्पांस लिखा था, ये स्टेटमेंट, देखिए ये भी स्टेटमेंट नहीं आया। मतलब जब हम लोग फॉरवर्ड मैकेनिज्म यूज करते हैं, तो फॉरवर्ड मैकेनिज्म से जो सर्वलेट 1 से रिस्पांस जनरेट होता है, वो जैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं सर्वलेट 1 से सर्वलेट 2 में, तो सर्वलेट 1 का रिस्पांस कंटेनर क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जो रिस्पांस क्लाइंट को फाइनली पहुंचेगा वो सिर्फ सेकेंड सर्वलेट से पहुंचेगा। मतलब सर्वलेट, सेकेंड सर्वलेट जो होगा वो फाइनली कंट्रोल रखेगा रिस्पांस जनरेट करने का, फॉरवर्ड मैकेनिज्म के केस में। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ रिस्पांस किससे आ रहा है, सेकेंड सर्वलेट से आ रहा है, फर्स्ट सर्वलेट से रिस्पांस नहीं आ रहा है। देखिए हमने यहाँ डायग्राम में अगर देखें कि जैसे इस डायग्राम में देखिए रिक्वेस्ट सर्वलेट 1 पे आई, सर्वलेट 1 से जितना भी रिस्पांस जनरेट हुआ रिस्पांस ऑब्जेक्ट में ऐड हुआ, फिर कंट्रोल ट्रांसफर हो गया सर्वलेट 1 से सर्वलेट 2। सर्वलेट 2 से जितना भी रिस्पांस आया, देखिए वो रिस्पांस ऑब्जेक्ट में ऐड हुआ और वो फाइनली वही रिस्पांस किसको सेंड हो गया, क्लाइंट को। लेकिन देखिए यहां से इस फॉरवर्ड के बाद, स्टेटमेंट के बाद अभी कुछ लाइन बाकी थी किसमें, सर्वलेट 1 में। फिर कंट्रोल तो ट्रांसफर होगा सर्वलेट 1 में, जो रिमेनिंग लाइन उनको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन रिस्पांस फाइनली सर्वलेट 2 से ही पहुंच चुका है किसमें, क्लाइंट को।
अब ये चीज हम देख सकते हैं, रिस्पॉन्स हमारा कंट्रोल वापस सर्वलेट 1 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखिए सर्वलेट 1 पे कंट्रोल वापस जा रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हमने स्टेट में लिखा था कौन सा एरर वाला ना, तो यहाँ पे देखिए इसको जब रन कर रहे थे तो इंटरनल सर्वर एरर आ रही थी, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इफ यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द फर्स्ट सर्वलेट, arithmetic exception will be displayed for the end user instead of the second servlet response। अगर हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं तो सेकेंड सर्वलेट का रिस्पॉन्स डिस्प्ले होगा एंड यूजर को। अगर हम इसको सर ये लास्ट वाली स्टेटमेंट समझ नहीं आई, सॉरी ये इसकी एक्सेप्शन क्यों प्रिंट कर रहा है, ये समझ नहीं आया। अरे ये 10 डिवाइड बाय जीरो का मतलब क्या होता है? किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती है। यस सर, ये तो समझ में आ गया। हाँ, तो अगर इसमें अगर हम ये लाइन लिख देंगे तो हमें रिस्पॉन्स सर्वलेट को नहीं जाएगा ना, क्योंकि एक्सेप्शन आ जाएगी। कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सर लेकिन वो एक्सेप्शन तो तब आएगी ना जब इस लाइन तक आएगा। आपने बोला कि फॉरवर्ड वाली लाइन पे आते ही वो ये सेकंड देखिए सर्वलेट पे चला ये जाएगा। देखिए ये देखिए ये देखिए फ्लो ऑफ कंट्रोल, सर्वलेट 1 से फॉरवर्ड तो हो गया सर्वलेट 2 का जो फाइनली रिस्पॉन्स होगा वो केवल रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में ऐड होगा। लेकिन यहाँ से देखिए कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, रिमेनिंग जो लाइन होंगी उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वापस कंट्रोल जाएगा किसमें? सर्वलेट 1 में। उसका रिस्पॉन्स ऐड नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल जाएगा, रिमेनिंग लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे सर्वलेट 1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, सर्वलेट 1 के रिमेनिंग लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए, तो ऐसा रिस्पॉन्स सर्वलेट 2 से जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो क्लाइंट को सेंड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गई है तो सर्वलेट 2 से जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ वो ऐसा रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड नहीं होगा। तो यहाँ सर पे जो सर्वलेट वन है उसकी लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट जरूर होंगी। अगर उसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा तब तक तो फ्लो ठीक चलेगा और सर्वलेट टू से हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा क्लाइंट को। यस, लेकिन अगर वहां पे कोई एक्सेप्शन एरर रन टाइम एरर कुछ भी आता है तो रिस्पॉन्स नहीं जाएगा क्लाइंट तो में। रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख गॉट सकते इट। हैं वो रिस्पॉन्स, अगर इस लाइन को हम अनकमेंट कर देते हैं और फिर से एक बार हम इसको रन अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सर्वलेट वन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो देखिए एक्सेप्शन आ गए। अब आई भी लिखा नहीं आएगा। क्लाइंट को ये देखिए यहाँ एक्सेप्शन, सर्वर में एक्सेप्शन आ गए ना। क्लाइंट को सर क्या हाई है? नहीं लिखा आएगा। हाय नहीं, नहीं हाई। क्यों लिखे? नहीं, सर्वलेट 1 का तो रिस्पॉन्स आएगा नहीं। ओ अच्छा अच्छा, गॉट सर्वलेट इट 1 का रिस्पॉन्स तो जनरेट होगा नहीं, फाइनली जो रिस्पॉन्स आएगा वो सर्वलेट 2 से ही आएगा। सिर्फ कंट्रोल जाएगा, वहां की लाइन आप कोड एग्जीक्यूट करेगा, उससे जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में ऐड नहीं होगा। ये डायग्राम में देखिए सिर्फ किसका रिस्पॉन्स ऐड हो रहा है? 3 नंबर मीन्स ओनली सर्वलेट 2 का रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। 1 नंबर में तो यहाँ तक जितना भी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ वो भी देखिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने से पहले जितना भी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में ऐड तो होगा, लेकिन जैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी सर्वलेट 2 के लिए, कंटेनर उस रिस्पॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्लीन कर देगा, और सर्वलेट 2 से जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होगा केवल वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में ऐड होगा। उसके बाद कंट्रोल जाएगा रिमेनिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन उससे जितना भी रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में ऐड नहीं होगा। नंबर 2 वाला कोई भी स्टेटमेंट ऐड नहीं हुआ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में, सिर्फ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में फाइनली कौन सा रिस्पॉन्स जाएगा? 3rd नंबर वाला। ओके सर, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रही है? एक्सेप्शन आ गई, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्लाइंट को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसी लाइन को हम लोग इस लाइन को हम कमेंट कर देंगे तो अब आप देख सकते हो, अगर हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे किसके लिए? फॉरवर्ड 1 के लिए, तो देखिए हमें सेकेंड सर्वलेट का रिस्पॉन्स मिल गया। दिस इज द सेकेंड सर्वलेट। ये है फॉरवर्ड मैकेनिज्म। इस तरह से हम लोग एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे रिस्पॉन्स, एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट में रिक्वेस्ट डिस्पैच कर सकते हैं। और जब हम लोग फॉरवर्ड मैकेनिज्म यूज करते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपन, हाउ रिस्पॉन्स इज जनरेटेड, कैसे रिस्पॉन्स जनरेट होगा। क्लियर?